जय मां सरस्वती। हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे और अपने कार्य में, अपने जीवन में व्यस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग इस चैनल के माध्यम से गणित विषय का अध्ययन कर रहे थे और हमारा जो मैट्रिक क्लास है उसका टारगेट बैच हम लोग प्रारंभ किए हैं। उस टारगेट बैच के अंतर्गत हम लोग गणित का अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो विषय वस्तु है उसको प्रारंभ करने से पहले हम लोग पीछे जो पढ़े थे उसके बारे में जानेंगे कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो हमारा जो पिछला अध्याय था वह बहुपद से संबंधित था। उसमें हम लोगों ने बहुपद से जो भी जुड़े प्रश्न थे, यानी कि उन बहुपदों को भाग देना, उनके शून्यक और गुणांकों के बीच आपसी संबंध को ज्ञात करना, इन सभी के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमारा जो अध्याय होगा वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक। अब देखिए, तो अब यह कैसे पता किया जाएगा कि कोई रैखिक समीकरण है और उसमें दो चर है, तो कैसे पता होगा? तो पहले मान लीजिए x प्लस वाई है बराबर, मानते हैं हमारे पास 5 है। इस प्रारूप में कोई तथ्य, कोई विषय वस्तु दिया हुआ है। तो देखिए x जो है और जो y है, ये दोनों क्या है? तो इसे गणितीय भाषा में चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मानों में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। हो सकता है कि हम x की जगह पर 1 रखें और y की जगह पर 4 रखें तो 5 का मान प्राप्त होगा। हो सकता है x की जगह किसी ने 2 रखा और किसी ने 3, तब पर भी 5 प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि x और y के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो चर का मतलब होता है परिवर्तन होने वाला, तो इसे चर कहेंगे। और यह 5 जो होगा वह एक अचर मान। क्यों? क्योंकि हमेशा 5 ही आएगा, इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। तो दो चर वाले, ये तो समझ गए कि दो चर हो गए इसमें। उसके बाद रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कहने का मतलब वैसा समीकरण या वैसा बहुपद जिसका घात जो हो एक के बराबर हो, तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं या एक घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक। तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे विषय वस्तु की अपनी। तो जो रैखिक समीकरण होते हैं उसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस प्रारूप में लिखते हैं हम लोग। ठीक। जहां पर ए बी जो होगा गुणांक होगा, ए और बी जो है गुणांक होंगे, एक्स और वाई जो होगा वह चर मान होगा, जबकि सी जो होगा अचर मान। क्यों? क्योंकि ए और बी जो है एक चर के साथ गुणा या भाग के रूप में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तो यह गुणा के रूप में है। ए जो है एक्स के साथ और बी जो है वाई के साथ गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये जो हुए गुणांक हुए। गुणांक का अगर हम संधि विच्छेद करें, गुणांक इसका संधि विच्छेद करें तो गुना प्लस अंक, गुना प्लस अंक अर्थात गुणांक। तो गुणांक की परिभाषा हुआ कि वैसे अचर मान जो किसी चर मान के साथ गुना के माध्यम से जुड़े हुए हैं उसे गुणांक कहते हैं। तो देखेंगे हम लोग ए जो है एक्स के साथ गुना के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो वह हमारा गुणांक हुआ। एक्स और वाई चर मान है, ये बता दिया है मैंने। सी जो है अचर मान। इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि हम लोग जो आज अध्याय शुरू करेंगे तो उसमें ग्राफीय सबसे पहले है। इसे हल करने के लिए मुख्यतः 4 विधियां होती है। एक ग्राफीय विधि होती है और बाकी जो 3 विधियां होती है वो बीजगणितीय विधियां होती है। तो हम लोग पहले ग्राफीय विधि से समझेंगे कि इसे कैसे हल करेंगे। अब देखिए, यह जो समीकरण है रैखिक समीकरण है, एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है क्या कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल एक रेखा पर स्थित
होता है। क्या मैंने लिखा है कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल एक रेखा पर स्थित होता है। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो चलिए हम इसी को लेते हैं जो पूर्व में लिए थे हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसे हम लोग मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं x और यह हुआ हमारा y एक्सिस, सॉरी यह हुआ हमारा x डैश y और ये y डैश, ठीक। यहाँ पर ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया 1 2 3, 1 2 3, ठीक। कितना हुआ यहाँ पर -1 -2 -1 और -2, कितना तो ठीक है। अब देखिए और एक साथ क्योंकि युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है हमारा, दो समीकरण को लेकर के हम लोग हल करेंगे। तो मान लीजिए कि एक लेते हैं हम 2x प्लस वाई, ठीक, इज इक्वल टू 8, इतना लेते हैं। अब देखिए इसका हमें ग्राफ बनाना होगा और उस ग्राफ को जब बनाएंगे तो हमें हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है वह देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए पहले x का मान लेते हैं, पहले इसको इसका इस पे ग्राफ बनाना है, इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, छोटा सा बॉक्स बनाएंगे x और y। जब इस समीकरण में x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो y का मान 5 होगा, लेकिन हमारा 5 का यहाँ पर ग्राफ नहीं है तो हम कोई और अंक रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2, क्या रखे 2, तो y का मान कितना होगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर 3, फिर जब 3 रखेंगे तो 2 की प्राप्ति होगी। तो इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3, यहाँ पर हुआ x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2, यहाँ पर हुआ इन दोनों को हम लोग हमने मिला दिया, ये इतना हुआ। दूसरा हम लेंगे x और y, x का मान अगर हम यहाँ पर फिर 3 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2, तो y का मान 4 और y का मान अगर हम सीधा रखते हैं 2 तो 3 हो जाएगा, 3 तो फिर 2, 2 और 4 है, x का मान 2 और y का मान 4 मान लेते हैं यहाँ पर होगा, ठीक। या x का मान 3 और y का मान 2। अब देखिए यह हमारा जो है पहला ग्राफ है और यह जो है दूसरा है, ठीक। अब आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा तो हम पुनः इसे देखते हैं। देखिए मैंने दो समीकरण लिया, रैखिक समीकरण, और उसे हल किया, क्यों, क्योंकि हमें यह देखना है कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल एक रेखा पर स्थित होता है, कैसे यह प्राप्त हम करेंगे। तो जब हमने इस समीकरण को ग्राफ के रूप में लाने के लिए एक बॉक्स का सहारा लेंगे जिसमें अपने अंदाज से एक अपने अनुमान से x का मान रखेंगे तो फिर y का मान प्राप्त होगा। तो ऐसे ही दो मान लिए, इसमें भी इस समीकरण के लिए, इस दूसरे समीकरण के लिए भी एक बॉक्स लिए और उसमें मान को मैंने रखा जो हमारे लिए सुटेबल हो, जो आसानी से ग्राफ पर दर्शा सके, इस प्रकार का हम लोग को मान लेना। अब मान लिए तो पहला था 2, x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3 यहाँ पर मिल रहा था। अगला x का मान 3 y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2 यहाँ पर था, यह हो गया हमारा। फिर दूसरे समीकरण में हम देखेंगे तो x का मान 2 y का मान 4, x का मान 2 था और y का मान यहाँ पर मान लेते हैं, ऊपर में 4 है, ऊपर 4 लिखे नहीं है, 4 अनुमान रखते हैं। x का मान 3 y का मान 2, x का मान 3 y का मान 2। जब इन रेखाओं इस बिंदुओं को मिलाए, क्योंकि इस समीकरण का ये और ये बिंदु था तो इसको मिलाया मैंने, फिर इसका यह बिंदु और यह बिंदु था इसको मिलाया। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो एक पॉइंट पर कट हो रहा है, जहां पर कहां पर कट हो रहा है, तो यहाँ पर कट हो रहा है, जिसका मान है 3, x का मान 3 और y का मान 2, 3 और 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है। यानी कि इन दोनों का जब हल करेंगे तो हमें x का मान
3 और y का मान 2 प्राप्त होगा। अब हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यह जो बिंदु है यह एक सीधी रेखा पर ही स्थित है। इस प्रकार से इस तथ्य की पुष्टि होती है। अब देखिए, अगर ये दो समीकरण था, अगर एक समीकरण को भी हम ले पा रहे थे, इस एक समीकरण को ले रहे थे, तो इससे भी हमें एक सरल रेखा की प्राप्ति हो रही थी। तो अर्थात यह जो हमारा तथ्य है, इस प्रकार से हम लोग पुष्टि किए। अब हम लोग आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, ग्राफीय संबंध देखिए। ग्राफीय संबंध पहला, मान लीजिए हमने जब दो रैखिक समीकरण युग्म लेंगे, ठीक, दो रैखिक समीकरण लेंगे, तो उनका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ में प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक सरल रेखा प्राप्त होगा। जब एक रैखिक समीकरण का हम ग्राफीय रूप करेंगे तो वह एक सरल रेखा में प्राप्त होगी। तो जब दो सरल रेखाएं होंगी तो उनकी तीन शर्तें बनती, क्या कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। मतलब कि अगर एक रेखा इधर जा रही है तो दूसरी रेखा इधर जाएगी और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक, यह हुआ हमारा एक प्रतिच्छेदी रेखा है। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। दोनों रेखाएं समांतर होगी। दोनों रेखाएं समांतर होगी कहने का अर्थ हुआ कि अगर मान लीजिए हमारा एक रेखा यह है तो दूसरी रेखा इसके समांतर होगी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरियां समान होगी, तो जिसे हम कह सकते हैं समांतर रेखा। ठीक है। और अंतिम जो शर्त है, तीसरा तीसरा जो शर्त है, दोनों रेखाएं समपाती होगी। अब देखिए, समपाती यानी कि यह एक शब्द है और हर एक विषय वस्तु जो गणित है या कोई भी विषय वस्तु है, तो हर एक विषय वस्तु में एक विशिष्ट शब्द होते, एक शब्द होते हैं जिनमें उनका अर्थ निहित होता है। तो अगर यह पूरा वाक्य दोनों रेखाएं संपाती होगी, तो इसमें जो संपाती है इसी में इसका अर्थ छिपा हुआ है। क्या कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक मान लीजिए यह पूर्व पहला रेखा है कि यह दूसरा रेखा है, दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, स्थित होंगे, तो यह होगा समपाती। अर्थात जब रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण करेंगे तो जब दो रैखिक समीकरण होंगे, ठीक, या तीन भी हो सकते हैं, तो उनका जब हम ग्राफीय संबंध देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं समांतर होगी या रेखाएं समपाती होगी। तीन कंडीशन बनेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब आप लोग बताइए कि जब मैंने एक उदाहरण लिया था, यहाँ पर जब ग्राफ बनाया था तो वहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद जहां पर कर रही थी वहां पर उस समीकरण का हल बन रहा था, यानी उस समीकरण युग्म का हल बन रहा था। तो हमारे पास तीन शर्तें मिली थी। क्या, पहला जो हमारा कंडीशन था, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ पर एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी, तो अर्थात इससे क्या होगा कि एक हल होगा। अर्थात समीकरण
युग्म का एक हल होगा यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, समीकरण युग्म का एक हल होगा यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और इस हल को क्या कहते हैं? अगर एक हल होगा तो उसे क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहेंगे संगत हल। इसे हम लोग कहेंगे संगत हल। ये जो भी महत्वपूर्ण तथ्य लिखवा रहे हैं यह सभी परीक्षा में आने के चांसेस होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो कौन सा हल होगा? तो संगत हल होगा। दूसरा कंडीशन बताया था कि रेखाएं समांतर जा रही थी। तो जब समांतर जा रही थी तो यहाँ पर प्रतिच्छेद होगा ही नहीं, तो हल कैसे प्राप्त होगा? जब मान लीजिए एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ, दूसरा आदमी उधर साइड बैठा हुआ और दोनों आपस में बोल नहीं रहे, हाथ नहीं मिला रहे, तो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे या देख भी नहीं रहे तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक इसी प्रकार इन दोनों रेखाओं का वही हाल है कि ये दोनों एक रेखाएं एक दूसरे को ना देख रही है, ना हाथ मिला रही है, ना कुछ हो रहा है, इनका कोई आपसी संपर्क नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? समीकरण युग्म, इसका मतलब आप लोग समझिएगा कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा जब रेखाएं समांतर हो। क्या हो? जब रेखाएं समांतर हो तो उनका कोई हल नहीं होगा। और अंतिम जो हमारा था, अंतिम में क्या था कि रेखाएं एक दूसरे पर स्थित थी। ठीक, तो उस समय आप बताइए कि क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिच्छेद है, यहाँ पर भी प्रतिच्छेद है, यहाँ पर भी प्रतिच्छेद है, अर्थात कि एक से अधिक इनके पॉइंट जो है जहां पर इनका आपसी संपर्क बना हुआ है, तो इस प्रकार इनके अनेक हल होंगे। समीकरण युग्म का अनेक हल होगा जब रेखाएं संपाती हो। क्या हो? रेखाएं संपाती हो। अब देखिए एक चीज छूट गया, यहाँ पर संगत हल बता दिए, इसमें कोई हल नहीं हो रहा है, कोई हल नहीं हो रहा है, यानी कि इसका कोई संगत नहीं, कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो यह असंगत हल होगा। क्या होगा? यह असंगत हल होगा। और अंतिम जो हमारा बचा कि समीकरण युग्म का अनेक हल होगा जब रेखाएं संपाती हो, तो उसे हम लोग कौन सा हल मतलब कहेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं आश्रित युग्म। आश्रित संगत हल, अर्थात यह भी संगत की श्रेणी में ही आएगा। सिर्फ एक ही होता है जो असंगत होता है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए, लिखिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग इससे आगे की चर्चा करेंगे। आज हमने कोई प्रश्न नहीं हल करवाया। आज सिर्फ मैंने आप लोगों को जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उनको हल करेंगे। तो उस दौरान हमारे सामने कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी उन सभी के बारे में हमने हल किया, देखा और समझा। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो।